प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक किसान आंदोलन के संबंध में, जिसमें ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर अधिकार किया तो भारत में या बंगाल के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत राजस्व प्रणाली को बदलकर नई राजस्व प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 में बंगाल के क्षेत्र में नई राजस्व प्रणाली को लागू किया गया। जमींदारी व्यवस्था, इस जमींदारी व्यवस्था में भारतीय किसानों का जमींदारों के द्वारा अत्यधिक शोषण किया गया। जैसे जैसे कंपनी ने भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया तो वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहलवाड़ी व्यवस्था भी सम्मिलित थी। इन सभी व्यवस्थाओं में किसानों का शोषण किया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त एक दूसरा पहलू और भी है कि भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा या ब्रिटिश बगान मालिकों के द्वारा भारतीय किसानों का शोषण भी प्रारंभ किया गया। ये बगान मालिक भारतीय किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए बाध्य करते थे, उनको मजबूर करते थे। नील की खेती या अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए अत्यधिक लागत लगती थी, लेकिन भारतीय किसान परंपरागत खाद्यान्न फसलों को उगाने में अधिक रुचि रखते थे, लेकिन उनको मजबूरी में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नील की खेती के लिए इन बगान मालिकों के द्वारा किसानों को बहुत कम मूल्य प्रदान किया जाता था, जिसके कारण उनका दोहरा शोषण होता था। इसी शोषण के विरोध में 1857 की क्रांति के बाद में पहला आंदोलन नील विद्रोह प्रारंभ होता है, और ये नील विद्रोह 1859 में प्रारंभ होता है, और ये भारत का पहला किसान आंदोलन है। नील विद्रोह के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये दोनों नेता भी नील के उत्पादन से संबंधित थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ये पहला संगठित, संघर्षशील, सबसे बड़ा और सबसे सफल आंदोलन रहा। यह विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले कृषकों के द्वारा यूरोपीय बगान मालिकों के विरोध प्रकट करने के लिए किया गया था, जो किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर ग्राम से हुआ था, और धीरे धीरे इस आंदोलन का विस्तार बंगाल के अन्य क्षेत्रों में, जिसमें पाबना, फुल्दा, ढाका, मालदा, दिनाजपुर क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, और बंगाल में इस आंदोलन का तेजी के साथ में विस्तार होता है। और इस आंदोलन के व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष WS सिटंकर थे। इस आयोग की सिफारिश पर नील की खेती करने की बाध्यता को समाप्त किया गया, और इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु मित्र का समर्थन भी प्राप्त था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र हिंदू पेट्रियट में, और दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इस आंदोलन का और बंगाल के किसानों की दुर्दशा का मर्मिक वर्णन किया है। नील विद्रोह के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह होगा पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में प्रारंभ होता है, और 1876 में यह समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन भी बंगाल के क्षेत्र में ही प्रारंभ होता है। बंगाल के पाबना जिले में जमींदारों के द्वारा कृषकों को भूमि से बेदखल किए जाने तथा लगान की दर काफी बढ़ा देने के कारण किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू पाल के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह आंदोलन 1873 ईस्वी में बंगाल के ही पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना से प्रारंभ होता है। यूसुफ शाही परगना में किसानों के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई, और इस संघ के नेतृत्व में इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाया गया। विद्रोह के दौरान कृषकों के द्वारा नारा दिया गया, वे महामहिम महारानी का रैयत होना चाहते हैं। राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी जनता को माना गया था, यानी रैयत को माना गया था। इस विद्रोह में भी बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपना समर्थन प्रदान किया, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इस विद्रोह को समर्थन दिया गया, और अपने विचारों से, अपने लेखन से इस आंदोलन में लोगों को शामिल होने के लिए या कृषकों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जबकि द्विजेंद्र नाथ ठाकुर ने इस आंदोलन का विरोध किया। द्विजेंद्र नाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर के या रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इस आंदोलन के बाद 1885 में, जबकि आंदोलन 1876 में समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर नेताओं के द्वारा या किसानों के द्वारा उनकी मांगों को लगातार सरकार के समक्ष उठाया गया। 1885 में बंगाल काश्त कार्य अधिनियम लागू किया गया,
और जिसके माध्यम से कृषकों को भू स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी गई। यह आंदोलन भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है दक्कन विद्रोह। और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रारंभ होता है, लेकिन इसका कारण बंगाल के नील विद्रोह और पाबना विद्रोह से अलग है। यहाँ पर महाजनों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया गया, शोषण किया गया। यह अत्याचार और शोषण किसानों को उच्च दरों पर ऋण उपलब्ध करा करके किया गया। जब किसान उच्च दर के ऋण को लौटाने में विफल रहते थे या लौटा नहीं पाते थे, तो उसके कारण से उनको भूदास बनने के लिए और बंधुआ मजदूर बनने के लिए विवश किया जाता। इस आंदोलन के प्रमुख नेता वासुदेव बलबन फड़के थे। वासुदेव बलबन फड़के के द्वारा दक्कन के क्षेत्र में अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए, ये यहाँ के प्रमुख नेता रहे। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में थिरूर तालुका के करडाट गांव से प्रारंभ होता है, करडाट गांव से होती है। लेकिन करडाट गांव से प्रारंभ होने के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हुआ और यह 1875 तक पूना, अहमदनगर, सतारा और शोलापुर आदि क्षेत्रों में विस्तारित हो गया। इस आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा दक्कन उपद्रव आयोग या दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया और बाद में दक्कन के किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया और दक्कन के किसानों को साहूकारों और महाजनों के शोषण से कुछ राहत प्रदान कर दी गई। इसके बाद अन्य और महत्वपूर्ण आंदोलन है जो बिहार के क्षेत्र में प्रारंभ होता है और यह आंदोलन है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ होता है और इस आंदोलन के नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंदोलन के जो कारण है वो 3 कटिया पद्धति है। 3 कटिया पद्धति यानी किसानों को उनकी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रथा को 3 कटिया प्रथा कहा जाता है या 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। 1917 में चंपारण के एक जमींदार राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे और आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी से पहली बार भेंट की गई थी, जिसमें चंपारण के किसानों की दुर्दशा से महात्मा गांधी को अवगत कराया गया था और महात्मा गांधी से चंपारण में आकर के किसानों के साथ आंदोलन करने के लिए निवेदन किया गया था। प्रारंभ में महात्मा गांधी के द्वारा इस निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु राजकुमार शुक्ल के द्वारा जब महात्मा गांधी कोलकाता की यात्रा पर थे 1917 में, तब वहां मुलाकात की गई और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए और आंदोलन करने के लिए मना लिया गया और फिर 1917 में यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ होता है। और महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक आदि बड़े नेता शामिल रहे, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के किसानों को जागरूक किया और नील की खेती न करने के लिए उनको प्रेरित किया और लगान न देने के लिए भी उनको मनाया गया। सरकार ने इस आंदोलन के बाद एक आयोग का गठन किया या एक समिति का गठन किया। इस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया और ये भारतीय किसान आंदोलन में पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें सरकार के द्वारा किसी भारतीय को आयोग में शामिल किया गया। इस आयोग की सिफारिश के बाद बिहार के क्षेत्र में 3 कटिया पद्धति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इस कुप्रथा से बंगाल के किसानों को मुक्ति प्राप्त हो गई। इस आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया और इसीलिए इस चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।